पहले आपने तस्वीर देखी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार महाकुंभ का दौरा करते हैं ताकि जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ रखी जा सके, व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं। लेकिन आज वो दिन है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ मीटिंग करेंगे, कुंभ बैठक करेंगे, यानी कि कैबिनेट की जो बैठक होगी वो महाकुंभ में होगी और इसके साथ ही अपने तमाम मंत्रियों के साथ उसके बाद वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। रिपोर्ट देखिए। यूपी के मुख्यमंत्री धर्म योगी भी हैं। यूपी के मुख्यमंत्री कर्म योगी भी हैं। तभी तो वो धर्म सुरक्षित तो हम सुरक्षित का नारा बुलंद करते आपको नजर आएंगे। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। सीएम योगी के लिए धर्म ही कर्म है और कर्म ही धर्म। इसकी वानगी वो कई बार पेश भी कर चुके हैं और एक बार फिर उनकी धर्म योगी के साथ साथ कर्म योगी वाली तस्वीर पूरी दुनिया देखेगी। संगम में पवित्र स्नान, योगी कैबिनेट एक साथ, तीर्थराज प्रयाग में आस्था का महाकुंभ जारी है। ऐसे में सीएम योगी महाकुंभ में कैबिनेट बैठक कर एक बार फिर से सनातन और हिंदुत्व का बड़ा संदेश देते दिखाई पड़ेंगे। आपको बता दें, इससे पहले रामनगरी अयोध्या में भी वो कैबिनेट की बैठक कर चुके हैं। संगम की रेती पर बना ये वही टेंट है जहां योगी कैबिनेट की बैठक होनी है। इस वक्त प्रयागराज की भूमि पे हूँ, अरैल साइड में हूँ और त्रिवेणी संकुल में हूँ, जहाँ पर योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक प्रयागराज कुंभ में आयोजित होने जा रही है। जिस तरह से यह पूरा प्रयागराज की भूमि पे जो अद्भुत दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ का जो आयोजन किया गया है, यहीं से मुख्यमंत्री कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे और यहीं से क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री कुछ फैसलों के बाद गंगा स्नान भी करेंगे अपने सहयोगियों के साथ। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ में योगी सरकार की बैठक में शामिल होने के लिए यूपी के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है। ये बैठक अरैल के त्रिवेणी संकुल में दोपहर 12 बजे होगी। बैठक के बाद सीएम योगी 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीएम योगी समेत कैबिनेट के तमाम सदस्य पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। सब लोग विधिवत पूजा अर्चना करेंगे। संगम स्नान के बाद सभी सदस्यों को भोजन कराया जाएगा। आपको बता दें कि पहले ये बैठक मेला प्राधिकरण के सभागार में होनी थी, लेकिन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बाद में बैठक की जगह बदली गई। इसकी वजह ये कि अगर मेला प्राधिकरण के सभागार में मंत्रियों की बैठक की जाती तो वीआईपी सुरक्षा के चलते श्रद्धालुओं को दिक्कत होती, यानी कुंभ मेले में श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इस बैठक में योगी सरकार के सभी मंत्रियों के अलावा 130 वीआईपी शामिल होंगे। इस बैठक में प्रदेश को कई सौगात देने वाली योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। तो पूरे प्रदेश की नजरें अब महाकुंभ में होने वाली सीएम योगी की बैठक पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुंभ के द्वार योगी सरकार है और आज जब सिर्फ अहम कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं बल्कि अहम यह है कि सीएम योगी स्नान करेंगे और जिस तारीख पर ये दोनों ही चीजें होने जा रही है वो है 22 जनवरी। स्नान और इतिहास का संयोग जरा जान लीजिए। बैठक आज होगी जिसके बाद योगी कैबिनेट का संगम स्नान होगा 22 जनवरी की तारीख। पिछले साल इसी तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण और रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आपको याद होगा ठीक 1 साल पहले भी एक खूबसूरत तस्वीर
देशवासियों को देखने को मिली थी। हालांकि पंचांग के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा की जो पहली वर्षगांठ है वो हम मना चुके हैं पंचांग के अनुसार, और 3 दिन का बकायदा इसके लिए कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसकी तमाम जो तस्वीरें हैं वो हमने आप तक पहुंचाई थी। 11 जनवरी को मनाई जा चुकी है ये पहली वर्षगांठ। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर की अगर बात करें तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आज वो अहम तारीख है जब बीते साल प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला की, और इसी हिसाब से 22 जनवरी को आज 1 साल पूरा होने जा रहा है। 1 साल पूरा हो रहा है 22 जनवरी की तारीख। हिंदी पंचांग के अनुसार हम ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मना ही चुके हैं। पहले स्नान के समय सरकार इस ऐतिहासिक दिन को याद करेगी, यानी कि निश्चित तौर पर सीएम योगी कोई ना कोई संदेश जरूर देंगे जब रामलला को याद किया जाएगा, उनका स्मरण किया जाएगा और सनातन की शक्ति को दर्शाया जाएगा कि किस तरीके से सनातन सशक्त हो रहा है। अब ये भी जान लीजिए जो योगी कैबिनेट होगी महाकुंभ में, उनमें किन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। 7 जिलों को मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनाया जा सकता है, जिसका जिक्र पहले भी हो चुका है। 7 जिले इसमें होंगे, 7 जिलों को मिलाया जाएगा। अशोक लैंडेड को जमीन देने का प्रस्ताव मिला है और उसके बाद ये जो पूरा धार्मिक संकट है वो बनेगा। लैंड सब्सिडी के प्रावधान के तहत ये जमीन जो है वो मिलेगी। आगरा में नई आवासीय परियोजना बसेगी, इसको लेकर भी सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई जा सकती है। 40 लाख छात्रों को मिलेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर इस पर मोहर लगाई जा सकती है। तो बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा, ये प्रस्ताव भी शामिल इसमें हो सकता है और इस प्रस्ताव पर मोहर लगाई जा सकती है। इसके अलावा हाथरस, बागपत और कासगंज में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, यानी कि जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसको मजबूत करने के लिए लगातार हर दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा नगर निगम का बॉन्ड जारी होगा। ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक सूत्रों के हवाले से कि कौन से वो प्रस्ताव जिन पर मोहर लग सकती है। टाटा टेक्नोलॉजी को सहयोग से 62 ITI का डेवलपमेंट मिलेगा और निश्चित तौर पर जब ये डेवलपमेंट मिलेगा तो यानी कि और भी ज्यादा जो सुधार है वो देखने को मिलेगा। एरोस्पेस और रक्षा इकाई प्रोत्साहन नीति 2024 में रियायत देखने को मिल सकती है, इस पर भी मोहर लगाई जा सकती है। तो ये वो प्रस्ताव है जिन पर मोहर लगाई जा सकती है और यही एक बड़ी वजह है कि योगी की जो कैबिनेट मीटिंग महाकुंभ में होने जा रही है वो बहुत खास हो जाती है। तो योगी की कैबिनेट की बैठक काफी अहम होने वाली है, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मिल्कीपुर सीट से क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होने वाली है। सीट पर उपचुनाव होना है और 5 फरवरी को यहाँ पर वोट डाले जाने हैं और इस सीट पर 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। लेकिन यहाँ की जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प हो गई है क्योंकि ये लड़ाई सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में है। और इस लड़ाई को और धार देने के लिए आज से 2 दिन बाद यानी कि 24 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में चुनावी रैली करने वाले हैं। लेकिन आखिर कौन सा गणित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिट किया है सीट को जीतने के लिए, तो दूसरी तरफ अखिलेश और अवधेश ने आखिर क्या प्लानिंग की है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जो जंग शुरू हुई थी लोकसभा चुनाव में, उसकी पूर्णाहुति का चुनावी कुंड है मिल्कीपुर विधानसभा। उपचुनाव के नतीजों से जो संदेश निकलेगा 2027 के चुनावों की वो विधिवत घोषणा है। मिल्कीपुर जहां दांव पर लगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा, वो चुनावी कुरुक्षेत्र है मिल्कीपुर। फैजाबाद सीट से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने वाले अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को कमल की जीत का जिम्मा सौंपा है। मुकाबला बहुत कड़ा है। मिल्कीपुर अयोध्या से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। मिल्कीपुर का जातीय समीकरण भी समझ लेते हैं। मिल्कीपुर में जातियों की बात करें तो 1,25,000 दलित हैं, जिनमें पासी बिरादरी के 55,000 दलित शामिल हैं। 30,000 मुसलमान और 55,000 यादव हैं। ब्राह्मण 60,000 हैं, क्षत्रिय 25,000, वैश्य 20,000। लेकिन कोरी चौरसिया पाल मौर्य की महत्वपूर्ण भूमिका है।
मिल्कीपुर के जातीय गणित को सुलझाने के फॉर्मूले इन्हीं जातियों में गुथे हैं। मिल्कीपुर में इस बार अवधेश प्रसाद की परीक्षा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस बार उनके बेटे अजीत प्रसाद पर दांव लगाया है। मिल्कीपुर में इस बार की लड़ाई पासी बनाम पासी की है, इसलिए सियासी समीकरण भी बदल गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर के लिए नई रणनीति बनाई है। योगी आदित्यनाथ 24 जनवरी को मिल्कीपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मिल्कीपुर जीतने के लिए बीजेपी माइक्रो प्लानिंग कर रही है। बीजेपी ने मिल्कीपुर में जात के हिसाब से